आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। जैसा कि कार्यक्रम के परिचय में मैंने बताया कि आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष पैनल डिस्कशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इस पैनल डिस्कशन में जैसा कि आपको मालूम है कि 14 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक रेफरेंडम हो रहा है, और वो रेफरेंडम है वॉइस का रेफरेंडम है, जहां पर यह तय किया जाएगा कि एक वॉइस एडवाइजरी बॉडी और साथ ही साथ एबॉरिजिनल एंड टॉरस आइलैंडर्स के जो पीपल हैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी जाए या नहीं दी जाए, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, यस और नो। और जैसा कि बताया कि इसमें काफी क्लियरिटी नहीं है, जहां एक और यस के समर्थकों का कहना है कि इस वॉइस बॉडी के आने के बाद एबॉरिजिनल एंड टॉरस आइलैंडर्स के हालात में सुधार होगा। हमने देखा है कि कई वर्षों तक जहां तक एबॉरिजिनल्स की हाउसिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सुसाइड्स के रेट्स, इम्प्रिजनमेंट के रेट्स देखा जाए तो वो अपने आप में ऑस्ट्रेलिया एक विश्व के सबसे धनी देशों में से एक है। लेकिन जब हम एबॉरिजिनल्स एंड टॉरस आइलैंडर्स की हालात को देखते हैं तो ये अपने आप में एक शर्मनाक धब्बा है। कई वर्षों से ये हालात सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो हालात सुधर नहीं रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक वॉइस एडवाइजरी बॉडी जिसमें कि एबॉरिजिनल एंड टॉरस आइलैंडर्स के लोग अपनी आवाज, अपनी राय दे सकेंगे, जो उनके अफेयर्स हैं उसके बारे में बातचीत कर पाएंगे। एक तरह की वो एडवाइजरी बॉडी इस हालात को सुधारने में एक सही कदम होगा। लेकिन दूसरी ओर नो के समर्थकों का कहना है कि इस वॉइस एडवाइजरी बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एबॉरिजिनल एंड टॉरस आइलैंडर्स के हालात में कोई सुधार नहीं आने वाला है, क्योंकि ये अपनी बॉडी केवल एडवाइजरी बॉडी है और देश को एक तरह से डिवाइड कर रही है रेस के बेसिस पर। तो ये काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इस आर्ग्यूमेंट्स पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ तीन महत्वपूर्ण शख्सियत यहाँ पर हैं। पहले बताया अमरदीप सिंह जी, और साथ में शांति रेड्डी जी और दिव्या जोशी। तो सबसे पहले अमरदीप सिंह जी, उनके परिचय की जरूरत नहीं, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय और थोड़ा सा लाइटर नोट पर इस बहस की शुरुआत करें। सबसे पहले महक रेडियो मनपसंद के सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। सबसे पहले किशोर जी, मेरे को एक आपत्ति है। हाँ, आपत्ति तो ऐसी है, मेरे को लगता है जिन लोगों ने ओ माई गॉड 2 देखी है तो उनको ये समझ आएगा कि मैं आपत्ति क्यों कह रहा हूँ। आपत्ति पहले तो 2 चीजों पे है। आपने मेरे को कहा कि महत्वपूर्ण, मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं हूँ, बहुत साधारण इंसान हूँ। और दूसरी आपत्ति है, आपने आज मैं काफी व्यस्त था तो आज सुबह आपकी ईमेल देखी, उसमें मेरे को पता लगा कि कौन कौन हमारे पैनलिस्ट हैं। शांति जी हमारे मित्र हैं, दिव्या के मम्मी और पापा दोनों ही हमारे परम मित्र हैं। जिस संस्कृति से हम आते हैं, भारतीय संस्कृति से, मित्र की बेटी खुद की बेटी होती है। तो बेटी के साथ जब हम डिस्कशन या आर्गुमेंट करते हैं तो ना चाहते हुए भी हम उसको कई बार उससे एग्री करना पड़ जाता है, तो उन्हें आप हमें बड़ी कठिन स्थिति में डालते हैं। काम हो गया। दूसरी बात, आपने दिव्या को भी कठिन स्थिति में डाला हुआ है। दिव्या को भी लग रहा था कि किस तरह से आपके बारे में बातचीत करें। दूसरी बात ये नहीं, आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, बहुत अच्छा लगता है हमें जब हमारी नई जनरेशन, हमारी बेटियां when they are involved in mainstream politics, mainstream issues, and they have their opinion and they are prepared to portray their opinion. I think it's a very very good sign. मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है, हमारे भारतवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और हमारा जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, बहुत अच्छा है। मेरा परिचय कोई जरूरत नहीं है, बहुत साधारण इंसान हूँ, मलंगलो वैली में रहता हूँ, नौकरी करके पैसे कमा के परिवार को पालता हूँ। साथ ही साथ आप एक राजनीतिज्ञ भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। जी हाँ, मैं लिबरल पार्टी की तरफ से पिछली 2020 की मैं असेंबली इलेक्शंस लड़ा था, और बहुत नजदीक रहे थे। जी, बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला सभी लोगों से। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डिफरेंस था विक्ट्री का, केवल 300 वोटों का डिफरेंस था, तो बहुत अच्छा प्यार मिला। आभारी हूँ सभी लोगों से जिन्होंने ट्रस्ट किया, और साथ के साथ मेरे को लगता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो मेरा खुद का सोचना है कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स करना चाहिए, नेतागिरी का पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। दोनों चीजों में फर्क होता है। नेतागिरी होती है कि मेरा एक विचार है, मैं आपको वो विचार से एग्री करवाना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स होता है कि आपके क्या विचार हैं वो मैं लेके आगे पहुंचाना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का पॉलिटिक्स इस तरह का है। धन्यवाद अमरदीप जी।
हमारे साथ हैं शांति रेड्डी जी भी, जो यहाँ पर ननावाल कंट्री में पिछले 25 वर्षों पर हैं से हैं, और वो एक सीनियर पब्लिक सर्वेंट हैं और इन्वायरमेंट साइंस और क्लाइमेट चेंज में करीब 40 वर्षों का इनका अनुभव रहा है। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले वो इसरो में साइंटिस्ट भी थे, और आपने यहाँ पर उनको फिनेक के प्रेसिडेंट के रूप में भी देखा होगा पिछले 2 साल से, और फिलहाल जो है ACT मल्टीकल्चरल एडवाइजरी काउंसिल के डेप्यूटी चेयर भी हैं। साथ ही साथ यस कैंपेन भी लीड कर रहे हैं यहाँ पर ACT में। जैसा कि बात अमरदीप जी ने कहा कि हमारी एक नई जनरेशन, नई पीढ़ी उभर कर आ रही है, और उस नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रही हैं दिव्या जोशी। और दिव्या जोशी यहाँ पर ANU से उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है और लॉयर हैं, और आज के जब विषय की बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, तो लॉयर का रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ नई पीढ़ी का भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। दिव्या, आपका भी स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले शांति जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरा ये बताइए कि यस के जो रेफरेंडम में क्या प्रपोजल किया जा रहा है। जी, थैंक यू किशोर जी। उससे पहले मैं एक रेडियो मनपसंद श्रोताओं को नमस्कार करूंगा, और आपने मौका दिया, और मनीष जी और आपको भी धन्यवाद, और कंग्रेचुलेशंस ऑन 17 years ऑफ सक्सेसफुल सर्विस टू द कम्युनिटी। बहुत अच्छा है, और अब इसके रिकग्निशन भी हुआ, आपको अवार्ड भी मिला है, बहुत अच्छा लगा। और इसका बड़ा शानदार पार्टी भी हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन, और करते रहिएगा ऐसे सर्विस आप। कार्यक्रम की सफलता में 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक तो सबसे पहले जो है हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले चाहिए, उनका प्यार मिलता है, और दूसरा होता है कार्यक्रम में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें आप जैसे लोग आते हैं तभी लोग सुनते हैं कार्यक्रम, तो आप लोगों का भी आभार। और तीसरा है ये टीम एफर्ट है, तो हम लोगों का नहीं, इम्पोर्टेंट सर्विस है। जैसा अभी मेरा फ्रेंड अमरदीप ने कहा है, ये सर्विस कम्युनिटी के आज जो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और आप इतने लोगों को बता रहे हैं क्या चीज़ है ये, और ये ऐसे सर्विस आप बहुत अच्छा है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। जो 14 अक्टूबर को जो रेफरेंडम हो रहा है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ 25 साल से, आपने कहा इंट्रोडक्शन में, मुझे अभी रेफरेंडम में वोट करने का पहली बार मौका मिला है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने ये क्या है रेफरेंडम, ये उधर काफ़ी कुछ आप सुना होगा मीडिया में, इतना कंफ्यूजन है। तो मैं खुद ही अपना रिसर्च किया, तो थोड़ा पहचान अंडरस्टैंड किया टॉपिक का। तो ये जो है आदिवासी लोगों का, हम तो जानते ही हैं, यहाँ से वो 60 हज़ार सालों से यहाँ पे है। इनके साथ काफ़ी कुछ हानि जो हुआ है, अप्रेस कम्युनिटी है, तो काफ़ी सालों से ये चल रहा है कि उनको रिकग्नाइज करें। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी, वो सारे एवरीबडी एग्रीज इनको रिकग्नाइज करना चाहिए जी हाँ रेफरेंडम में। लेकिन ये जो वॉइस का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, वॉइस कॉन्स्टिट्यूशन में हो या बाहर हो, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ यू थिंक ऑफ इट, इफ यू लीव असाइड ऑल ऑफ द पॉलिटिक्स, एवरीबडी सेज इट्स अ गुड आइडिया, रिकग्नाइज करना चाहिए। एक पहली बार भी हुआ 1990 में, 1999 में, और उसमें भी पूछा गया था, तो उस टाइम सक्सीड नहीं हुआ था। ये सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो सारे हिंदुस्तानियों को जो आए हुए हैं इधर माइग्रेंट्स, ये अच्छा, और नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अदर कंट्रीज, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये लुक समरी, हम लोग तो जाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, आप तो इसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो मेरा सिंपल व्यू है इसमें, हाँ करिएगा तो इनको होप है, ठीक है। ना करने में, हाँ करने में आपको कोई लॉस नहीं है। जैसे जितने भी सिटीजन्स हैं, कोई लॉस नहीं है। ना आपका प्रॉपर्टी खींचेगा, लेंगे, ना आपके पैसे लेंगे, ना कुछ होगा। देयर इज नथिंग यू नीड टू फियर और वरी अबाउट बाय सेइंग यस। ये यस का ये है, ये होप है। इनको जो आदिवासी हैं, सप्रेस्ड है, उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला। ये उनका देश है, यहाँ हम लोग आए हुए हैं, इंग्लिश वाले भी आए हुए हैं, उन्होंने जैसा ये लैंड ग्रैब किया हुआ है, और अभी तक हम लोगों ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये सेंटिमेंट, ये रिस्पेक्ट की बात है, रिकग्निशन। तो व्हाट इट डज इज 4 थिंग है, रिकग्नाइज करो, और इनका आवाज़ से लिसनिंग टू देम। अभी तक जो पॉलिसीज उनके लिए करते हैं, इफ़ दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे से कि ये चाहिए हमको, तो बहुत अच्छा होगा वो। दिस इज द मेन रीज़न। और ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो गिविंग दैट राइट टू देम
in the constitution. That's the main thing. So it comes to, if you come ask me simple conclusion में one word, ये दिमाग से बात नहीं है, दिल की बात है मेरे हिसाब से. ये होप है इनको देने. अगर आप ना करेंगे कुछ नहीं होगा. इट्स लाइक अ डेड एंड ब्रिक वॉल. हाँ करेंगे. हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ ट्राई किए थे पहले. आपने बताया था आपका इंट्रोडक्शन में, वी ट्राइड मेनी थिंग्स, सम वर्क सम डिडंट वर्क. दिस इज अनदर अटेम्प्ट एंड नथिंग टू लूज. तो वहाँ छोड़ देते हैं. अभी we'll talk more. Thank you. Divya, would you like to add something? जैसे शांति जी ने कहा, I mean I agree completely with you and congratulations to the radio as well. मैं बस इतना ऐड करना चाहती हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं प्रपोजल की, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का है. तो I'll just read out that proposal. तो प्रपोजल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज की जाए by inserting the following text. Chapter 9, Recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples. Section 129, Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the first peoples of Australia, 1. There should be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. 2. The Aboriginal and Torres Strait Islander Voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. And 3. The Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to the Aboriginal and Torres Strait Islander voice, including its composition, functions, powers, and procedures. That's good, yeah. तो ये तो था यस के बात की हमने ओपनिंग स्टेटमेंट की. और जैसे कि दूसरा पहलू ये भी है कि एक और तो ये एडवाइजरी बॉडी बनेगी, और जैसा कि शांति जी ने कहा कि एक तरह का होप देता है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ये सही कदम नहीं है. और इस बारे में अमरदीप जी, अगर आप कुछ कहना चाहें. किशोर जी, सबसे पहले तो मैं बहुत एक शिद्दत से बात क्लियर कर दूं कि मैं वॉइस के हक में हूं, मैं वॉइस के खिलाफ नहीं हूं. हाँ जी. सो मैं कह रहा हूं, मैं खिलाफ किस चीज़ के हूं? जो एम्बिग्विटी है, जो क्लियर मैसेज नहीं है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, मैं उसके शायद पक्ष में पूरी तरह से नहीं हो सकता हूं, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट. मैं एक आप बड़ा साधारण सा एग्जांपल देता हूं. एक जैसे हमने बात बेटियों से शुरू की थी, बेटी से बात करते हैं. अगर हम बेटी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं तो हमको कहा जाता है, या फॉर दैट मैटर बेटे के लिए देख रहे हैं, हम कहा जाता है जी बहुत अच्छा लड़का है, आप इससे शादी कर दीजिए. इट इज बेटी का जो लाइफ है पूरे परिवार के लाइफ को इफेक्ट करता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो पूरे कंट्री की लाइफ को इफेक्ट करती है. सो देयर आर डिफरेंसेस. हम बेटी की सिर्फ इस बात पे शादी नहीं कर देते कि वो अच्छा लड़का है, कहीं वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, अच्छा कमाता है, हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकता है. हमको ये जानना जरूरी होता है. मेरा वैष्णव परिवार है, उसके घर में मीट मच्छी तो नहीं चलता है. सो छोटी छोटी चीजें मुझे जाननी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक नॉन रिवर्सेबल एक्शन है. हमारे धार्मिक संदर्भ से देखें, आजकल तलाक होते हैं, बट हम जब शादी करते हैं तो तलाक के बारे में नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि हमारी बेटी जहां जा रही है, हमारा बेटा जिस लड़की से शादी कर रहा है, दे शुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. सो उसके लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अच्छा कमाता है, ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, उसके खान पान किस तरह का है, चाल चलन किस तरह का है, हम उस जानकारी लेके रखते हैं. दूसरी बात, मेरे को लगता है कि जो कैंपेन होनी चाहिए जानकारी देने के लिए. मैंने एक और बात की थी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की, ना कि नेतागिरी की. नेतागिरी कहती है मैंने जान लिया, ये ठीक है, आप इस पे साइन कीजिए. और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स कहता है कि ये जानकारी है, डिसीजन दीजिए. मैं यस कैंपेन के बहुत खिलाफ हूं, मैं नो कैंपेन के भी उतना ही खिलाफ हूं. मैं जानकारी कैंपेन के हक में हूं. यही मेरा पर्सपेक्टिव है. बहुत सही बात कही आपने. और आपने दो आज सुना, यस का भी और नो का, दोनों का ओपनिंग स्टेटमेंट सुना, और दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा. अब थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर फिर बातचीत करते हैं. जरा इस विषय पर थोड़ा सा और ध्यान से सवाल पूछते हैं कि यस के बारे में भी और नो के बारे में भी. जी हाँ, आपने बहुत सही सही पहलू रखे दोनों के. तो लेके चलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पर. आपको ये कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम इस समय फेसबुक लाइव स्ट्रीम हो रहा है, और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो 62874348 पर, या फिर आप हमें भेज सकते हैं टेक्स्ट जो कि 0414527962 पर. सुनते हैं ये गीत जो शांति जी की
फरमाइश का गीत है। थैंक यू। ये गीत चूज करने का आपका क्या? डांस कर हाँ, सकते कहूँ ना कहूँ। तेरी नजर हो जाए खुशबू तेरा बदन, हाँ, जादू हाँ। तेरे बदन, ये है देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के शाहरुख खान। तेरा बदन, यस हाँ कर या ना कर। री वॉइस गुड वन। व्हाट अ चॉइस ऑफ सॉन्ग। शांति जी आपका नाम ही शांति नहीं है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। यू आर ट्राइंग टू मेक अ पीस विद द नो कैंपेन। I mean, I've made it clear, I'm not a no campaign. इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन, इसके बाद में ये वोट हाँ करें। बहुत बढ़िया। दिस इज एन ऑसम स्टार्ट। चलिए दोस्तों आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। जी हाँ, मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। आप लोग यहाँ मौज मस्ती चल रही है, कोई ऐसा हैवी टॉपिक नहीं बात कर रहे और इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं हमारे मर्जी। ट्राइंग टू पुट हाँ बेटी को बार बार ला रहे हैं। नहीं चलेगा। बेटी जवाब देंगे, पापा मेरा जिंदगी मेरे हाथ में, आप मैं पापा को कन्विंस कर सकती हूँ, तो आपको क्यों नहीं? यू हैविंग अ गुड फन। किशोर जी इज देयर, आरजे किशोर जी को भी। चलिए लगे रहिए, देखते लगे रहिए, सुनते सुनते रहिए। रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा वॉइस का तड़का लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल वॉइस का तड़का लगा के। मेरी आवाज सुनो। क्या बात, लगे रहिए। अब तो समझ गए होंगे इसमें किरण जो है हाँ, हमारे लाइफस्टाइल है, तो जो लाइफस्टाइल है हम लोग रहेंगे वो रहेंगे हमेशा। I know, ठीक है, that's हाँ भी right. करो ना भी करो, करो तो ज्यादा खुश होगा। किरण वो है जिसे आप प्यार करते जी हैं, हाँ। कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है, बिल्कुल एकदम। है। या देश दुनिया। किरण एक्चुअली होती है लाइट, और लाइट होती है होप। देखिए कितना बढ़िया है। इसलिए हम आपको बहुत इज्जत करते हैं। जी हाँ, आप Like हाँ this. करें या ना करें, इसके लिए किरण हम is आपको मदद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ तीन लोग हैं, शख्सियत जो जानी मानी शख्सियत हैं यहाँ कैनबरा की, वो बात कर रहे हैं। तो सवाल उठाया गया, जो सवाल उठाया अमरदीप सिंह जी ने, कि जानकारी के कैंपेन के बारे में उनका सवाल है कि इस कैंपेन में जानकारी नहीं दी जा रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया बेटी की शादी का, कि इस वॉइस मॉडल के बारे में डिटेल्स पता नहीं है, और डिटेल्स पता नहीं है तो फिर कैसे उसके लिए वोट यस या किया जाए। उसके बारे में शांति और दिव्या क्या कहना चाहेंगे? दिव्या। जी हाँ, तो ये मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्रिटिसिज्म कि इसकी डिटेल्स क्यों पूरी तरह से पब्लिक को नहीं शेयर की जाए। सो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की लॉ फैकल्टी ने अभी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की कई प्रोविजंस की पढ़ाई की, and they found कि the proposed voice to parliament is already more detailed than the majority of the constitution. Professor Simon Rice ने कहा है कि the constitution gives us an overall structure and leaves much of the detail to the elected parliament to decide. In fact, the voice proposal is more detailed than much of the constitutional structures that we take for granted. इसलिए a perceived lack of detail is no reason to vote no. लेकिन मैं आपको ये रीजन बताना चाहती हूँ कि क्यों वॉइस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करना जरूरी है। The whole purpose of enshrining this in the constitution is firstly to recognize the indigenous peoples in our constitution. ये डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई साल तक it's been seen as an enabler of racism in Australia. तो पहला जैसे शांति जी ने कहा, it's to recognize the indigenous people. फिर दूसरी बात यह है कि we should listen to the advice from indigenous peoples themselves about matters which affect their lives. So that the advisory body cannot be removed by the government of the day, and therefore we can see long-lasting practical progress. तो 1973 में गफ विटलम ने नेशनल एबरिजिनल कंसल्टेटिव कमेटी को एस्टैब्लिश किया था,
लेकिन फिर मैल्कम फ्रेजर ने ये डिसमेंटल करके दूसरा नेशनल एबरिजिनल कॉन्फ्रेंस नाम का ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस किया। फिर बॉब होक ने ये डिसमेंटल किया। फिर कई साल के लिए कुछ नहीं था। फिर बॉब होक ने ही एबरिजिनल एंड टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर कमीशन सेटअप किया, लेकिन फिर जॉन हावर्ड ने उसको हटा दिया और फिर कई साल तक कुछ नहीं था। फिर 2011 में खड़ा हुआ द नेशनल कांग्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट पीपल्स, लेकिन फिर ये डिफंड हो गया और फिर पूरी तरह से डिसबैंड हो गया बाय द मॉरिसन गवर्नमेंट। फिर 2017 में उलरू स्टेटमेंट फ्रॉम द हार्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ। दिस टुक years of consultation and open conversation with First Nations people, और शायद इतने सारे चेंजेस के वजह से ही उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि अगर जो भी बॉडी हो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड होना ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि अगली कोई भी गवर्नमेंट फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन को डिफंड या डिसबैंड या स्क्रैप नहीं कर सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनरली हमें ये कहता है कि किसके पास कितने पावर्स हैं। It gives the Commonwealth Parliament powers only to legislate on a given number of issues, और स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट्स की राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए वॉइस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करने से हम फेडरल गवर्नमेंट को ये स्पेसिफिक पावर देते हैं कि आप इस बॉडी को क्रिएट और मेंटेन कीजिए। सो द क्रिटिसिज्म इज राइट, वॉइस का मॉडल अभी नामालूम है, क्योंकि वॉइस बॉडी कितना बड़ा होगा, इसमें कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे, वो कैसे पार्लियामेंट को एडवाइस देगा, वॉइस की मेकअप और फंक्शन की सभी डिटेल्स पार्लियामेंट तय करेगी। So what Australians are voting on is whether any organizational entity specific to Indigenous Australians should exist with an advisory role to Parliament. अगर ये रेफरेंडम सक्सेसफुल हुआ तो हमें अपने इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट करना होगा कि वो इस एंटिटी को बनाए और उसे फंक्शन इस तरह से दे कि जिस तरह हमें चाहिए as their constituents from their electorates whom they represent. और जैसे कि प्रपोजल में लिखा है, इस वॉइस की एंटिटी के पास ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है कानून बदलने का, तो फिर क्यों ना हम यस वोट करें। वर्स्ट केस सिनारियो, हमारे पास एक रिडंडेंट एडवाइजरी बॉडी होगा। बेस्ट केस सिनारियो, अब हमारे पास एक तरीका है इन्फॉर्म्ड लॉज बनाने का जो इंडिजिनस इनपुट के साथ बने और इंडिजिनस इश्यूज को इफेक्टिवली कल्चरल अवेयरनेस के साथ टारगेट करें। That's a very well said. शांति जी, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? Can I very briefly summarize? Yeah. Give it a simple example. Answer दें इसका. Let me give you an example of National Anti-Corruption Commission. NAC जो अभी हुआ था, आपने सब सुना होगा। अभी it's a new commission that got up. It's functioning. तो election का manifesto था ये, ठीक है? I think both parties agreed to it in the middle. Nobody, we voted for parliamentarians. We didn't ask, you tell me how NAC is going to work. तो क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, पहले they put the proposal, people vote for it, the details are worked out in the parliament. So NAC का जो है पार्लियामेंट में वो बिल बना होता है, बिल बना के डिपार्टमेंट्स बनाते हैं बिल, they make a thing and submit to parliament. Everyone, all sides of politics, independent, सभी लोग उसको read करते हैं, they propose amendments. So we know how the laws and laws are made in this country. The details we work through that. I think that's what Divya ji has just summarized. You know, so NAC is a good example. Think of it. और NAC के बारे में कौन डरते हैं? जो चोर है, जो करप्ट हैं, वो डरते हैं। जो आम आदमी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। Leave the detail to the parliament like every time. All the laws are made in the parliament. आम public don't ask. You know, we never asked NAC का बताइए कैसा होता है, right? This is similar thing. What they are asking us now is to vote on this. Is a good idea? Do you agree to this outcome? The detail will be worked out, and everyone will have a say in the parliament through public. You know, we elect the parliamentarians. They will have a say. They will read line by line. There will be inquiries. ला ऐसे थोड़ी बनता है जी। बहुत सही बात कही आपने। अमरदीप जी, आप कह रहे थे कि डिटेल्स नहीं है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए हाई लेवल डॉक्यूमेंट और उसमें सारी डिटेल्स तो नहीं हो सकती, और जैसा कि दिव्या ने कहा कि काफ़ी डिटेल्स दी हैं कि किस तरह से फंक्शन करेगा, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हुए भी। और बाकी डिटेल्स तो पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, दे विल बी वर्किंग आउट।
आपका क्या कहना है उसके बारे में? सो आई थिंक दिव्या और शांति जी ने बहुत अच्छे से एक आर्गुमेंट को बताने की कोशिश की जो कि इतना कन्विंसिंग नहीं है। सो दिव्या जी ने शुरू किया कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी ऐसे थे विच आर इवन मोर ब्रीफ देन दिस वन। आई एग्री विद दैट। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है कि हमको वोटिंग एज 18 से कम करके 17 करनी है तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत है। एवरी थिंग विच नीड्स टू बी चेंज हैज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सो अगर हम एज चेंज कर रहे हैं तो एक लाइन में अमेंडमेंट काफी है। हम 18 से 17 कर रहे हैं, यस कीजिए या नो कीजिए। पर अगर हम एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं विच इज इरिवर्सिबल, आई एम यूजिंग द वर्ड इरिवर्सिबल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट ईजी, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स टायरिंग एंड इट डिवाइड्स। सो इसलिए हमें उसकी डिटेल चाहिए। हमें चाहिए कि व्हाट वी आर वोटिंग ऑन, इट इज नॉट वन वर्ड आंसर। दूसरी बात, दिव्या जी ने कहा कि ट्रस्ट द पॉलिटिशियंस, दे विल डू द राइट थिंग। आई मीन, जब मैं एक मल्टीकल्चरल, इमोशंस की बात नहीं है, फैक्ट है अगर मैं एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी से आता हूँ जैसे हम सब हैं, हमारे लिए पेरेंट्स वीजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पेरेंट्स वीजा के ऊपर लॉ बना रहे हैं तो क्यों नहीं उसमें एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता? क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जब लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होती है तो हम पॉलिटिशियंस को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वी कांट ट्रस्ट पॉलिटिशियंस। तो पॉलिटिशियंस की बात जरा उसमें भी बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार हो जाएगा, देन वी आर नॉट ट्रस्टिंग द पॉलिटिशियंस। No. I am talking about ambiguity. I am not talking about the I am talking about the ambiguity which we are leaving to the will of the politicians, which is not right. हम कह रहे हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है और आर्गुमेंट है कि पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट करो, वो ठीक बात करेंगे। सो दूसरी बात, तीसरी बात, शांति जी की बात करो ना, नैक की बात की। नैक हम जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल्स का एक आर्म था, उसको अलग करके नैक बनाया गया। एक्सीलेंट थिंग, उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम करप्शन नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें कि अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट विल बी डिवाइडेड इन दीज टू आर्म्स, उसमें हमें क्लैरिटी की जरूरत होगी कि नैक का फंक्शन क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि इट विल लुक एवरीथिंग रिलेटेड टू करप्शन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज AGs will cease to exist or it will cease to work on the corruption matters. हम सिर्फ इतना कह के बात को खत्म नहीं कर सकते। So ambiguity की हमने बात की थी, जो lack of information की बात की थी, वो मेरा ये आर्गुमेंट है। अच्छा, दिव्या आप कुछ कह रही है? हाँ जी, मुझे सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करनी है कि आपने एग्जांपल दिया शायद वोटिंग एज का या ऐसा नैक का या बहुत एग्जांपल्स है जिसके बारे में हमारी पार्लियामेंट ने लॉज पास किए हैं, राइट? मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जानबूझ के सिंपल बनाया गया है, उसमें डिटेल जानबूझ के, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही ये है कि वो पावर डिवाइड करे। मतलब फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पार्लियामेंट के पास कितना पावर है, स्टेट पार्लियामेंट के पास कितना पावर है, जजेस, जो जुडिशरी सिस्टम है, जजेस के पास कितने पावर्स है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सिंपल टर्म्स में, ताकि जो डिटेल है वो पार्लियामेंटेरियंस और जजेस या वगैरह वो सब बॉडीज को दी जाए। तो इसलिए ये प्रपोजल जो है वो हाँ सिंपल है और हाँ वो द डिफरेंस इज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन होना चाहिए सिंपल टर्म्स में, और वो डिटेल्स जो है वो नैक की तरह या वोटिंग एज की तरह या कितनी और इश्यूज की तरह पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। उसमें पार्लियामेंट हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि उसमें जैसे ये बात हुई थी कि पॉलिटिशियन को ट्रस्ट करें। एक्चुअली जब लॉ कोई प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में, दे सीक इनपुट फ्रॉम एवरीवन। आप किशोर जी, आप भी सबमिशन कर सकते हैं कि जब ये जो वॉइस बनेगी उसकी कमेटी, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा, जब लॉज बनेंगे इसका वॉइस का, जैसा दिव्या जी ने बताया था कि पार्लियामेंट विल लुक एट इट, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिशियन। किशोर जी, आप मनपसंद के तरफ से और आप खुद के तरफ से सबमिशन कर सकते हैं। हम लोग ये करते हैं और अमरदीप जी जानते भी हैं क्योंकि हम लोगों ने फिनैक से काफ़ी सबमिशंस किए हुए हैं हर चीज़ में। तो ये इनपुट कम्स फ्रॉम एवरीवन एंड दे विल लुक एट इट। ऐसी नहीं है कि हम लोग पॉलिटिशियन ही बनाते हैं। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। सो अगेन थैंक यू। इनपुट्स कैन बी गिवन। इनपुट्स हमारे छोटा सा एक इशू है, मैं एग्जाम्पल से बात कर रहा हूँ। यहाँ कूम्स पेनिनसुला करके मनीष जी के घर के पास में एक हिल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वहाँ पे मल्टी स्टोरी ड्वेलिंग्स बनाएंगे।
हर रेजिडेंट, नॉट 99%, 100% रेजिडेंट्स हु वर इफेक्टेड ड्यू टू दैट थिंग, उन्होंने सबमिशन दिया कि दे डोंट वांट दैट। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बोर्ड लगाया था फ्यूचर डेवलपमेंट, जो कि हमारे कुछ और कारणों के इस वजह से वहाँ से उठा दिया गया। सो गवर्नमेंट की मर्जी होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन को माने या ना माने, दे आर नॉट बाउंड, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, दिव्या ने एक बहुत, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे अपने जजेस की ड्यूटी डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशंस में, सिंपल टर्म्स में, यही तो हम चाहते हैं कि इस पैनल का कंपोजिशन डिफाइंड हो। वो बैंड 3 पब्लिक सर्वेंट्स होंगे या ग्रास रूट कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस काउंसिल में जो बनेगी, यही तो हम चाहते हैं। और दूसरी बात, आपने लीगल बात की, देयर हैव बीन सम लीगल ओपिनियंस ऑन दैट, एंड मैं आपको एक लीगल ओपिनियन देता हूं, एंड नन अदर देन इयान कैलेनन। इयान कैलेनन अब है कौन? इयान कैलेनन इज नॉट ओनली द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बट 2014 में ही वाज chosen as a judge of International Court of Justice। उनकी मैं बात बताता हूँ, वो इसी एम्बिग्यूटी की बात करते हैं। वो कहते हैं, it is a leap into the unknown, this voice has not been road tested, there is no comparable constitution body like this anywhere in the world, enshrining a voice in the constitution means it is open to legal challenge in interpretation by the High Court. Legal experts don't agree and can't know to for sure how the High Court will interpret such a constitutional change. I would foresee a decade of more of constitutional and administrative law legislation arising out of voice. Ian Callanan. तो या अप्लाई आपने एक दूसरा पॉइंट उठाया है आपने, लीगल चैलेंजेस का, और इसके बारे में भी ओपिनियंस डिवाइडेड है। नंबर ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि जो है design principles have been made public. I mean, I'm no expert, but I am quoting somebody Yeah, there who are is a number- justice of High Court Yes. and Yeah. a justice of International Court of Justice. If anybody at the better or bigger stature has Yeah. said otherwise, let me know. I can- Yeah, number of them are there. Okay, thanks. Yeah, no, इन्होंने सही कहा है। So I'll just draw your attention to the Senate committee, Senate committee जो पार्लियामेंट के रिपोर्ट पब्लिश किए हुए हैं मई में, in which they have interviewed many retired officials, including several Chief Justice. So Kenneth Hayne, I've heard his podcast. He's also retired Chief Justice more recently as well. He and many other legal experts, and Divyaji has also read one from university. So this has been very clearly stated that there are absolutely no risks. Can I say that? So the majority of the legal profession, he quoted, Amardeep ji ne quoted one person, but you see the select report, they have consulted widely, including several retired Chief Justice of Australia and currently constitutional experts, professors from University of Sydney and others who teach constitutional law. They have very clearly laid out the risks are, there are no risks to this. There are no legal risks. There's no issue with this. This is very, very clearly documented, and clearly people hang on to it. You can hang on to it. This today is not about, we just put out the facts. अमरजीत ने कहा कि information चाहिए, we are sharing information. People can make their own own decision. So I just wanted to put that out, and yeah. जी हाँ, मुझे सिर्फ ये ऐड करना है कि मतलब सबकी खुद की राय है। अगर 100% साइंटिस्ट ये एग्रीमेंट में नहीं आ सकते कि क्लाइमेट चेंज रियल है या नहीं, तो फिर इस टॉपिक में Good भी example. विविधता तो होनी ही है। इसलिए yes of course everyone is entitled to their opinion. आपने जैसे कहा कि retired judges और retired chief justices में भी मतलब उनके सोच में भी विविधता है। मैं अमरदीप जी की एक बात को मतलब ज़्यादा फिर से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि पॉलिटिशियंस को हम वैसे खुलेआम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो हमें जैसे चाहिए वैसे वॉइस दे विल बिल्ड द वॉइस दैट वे। तो अगर ये बात है कि हम पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब मेरा पॉइंट भी सिमिलर था कि हमने हिस्ट्री में देखा है कि पॉलिटिशियंस इस बात में कितनी बार मतलब नेशनल एबरिजिनल कंसल्टेटिव कमेटी, फिर नेशनल एबरिजिनल कॉन्फ्रेंस, फिर ये फिर वो, फिर उसको डिसबैंड किया, डिसफंड किया गया। तो ये सब चेंजेस पॉलिटिशियंस ने क्रिएट किए, इस वजह से कुछ लास्टिंग इफेक्ट्स, लास्टिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आया। तो अगर हम पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये एक
और रीजन है कि वॉइस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करना जरूरी है ताकि द गवर्नमेंट ऑफ द डे कैन नॉट देन रिमूव इट अगेन. So again, thank you for agreeing with my point. My point is we cannot trust them. That's why we need everything defined so that they do not have any political reasons to build what they want in the detail. This is exactly what I'm saying. चलिए अभी दोनों साइड के हमने सुने. आप अपना ये अपना बनाते रहिए कि किस तरह की आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्गर है, और हम इस मामले में आपको बस हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि चंदन कुमार जो हैं बरेली से कार्यक्रम सुन रहे हैं, और वो हमेशा हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं. पता नहीं क्या नशा है जो छूटे नहीं छूटती. रविवार को मेरे लिए स्पेशल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वैसे रविवार के प्रोग्राम को हम दोनों को बेसब्री से इंतजार रहता है. तो ये चंदन, संजू, शशांक, आनंद, आपका थैंक यू वेरी मच. आप हमारा प्रोग्राम बरेली में बैठकर सुनते हैं. बहुत ही अच्छा. तो सुनते हैं फिर एक और गीत, और फिर आप बातचीत जारी रखते हैं इस वॉइस के बारे में. और कार्यक्रम हमारा सुन रही है फरजाना जमील. वो भी कह रही हैं कांग्रेचुलेशंस मनीष जी एंड टीम रेडियो मनपसंद फॉर द सक्सेस. थैंक यू वेरी मच फरजाना जी. तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल संगम होगा. संगम तो already है. क्योंकि we are agreeing on the core issue. No, I mean there is a need for a betterment of the lives for the Aboriginal people. Yeah. And there have been wrongdoings in the past. That's We are off the radio now. I can say one thing. नहीं, कभी नहीं. जी हाँ, आप सुन रहे हैं वॉइस रेफरेंडम पर ये बातचीत बहस. आशा है कि आप को आनंद आ रहा होगा. आनंद कम से कम आपको सोचने के लिए कुछ मसाला मिल रहा होगा. जैसा कि ये हो रहा है 14 अक्टूबर को रेफरेंडम, और यहाँ पर वोटिंग कंपलसरी है. आपको वोट देना ही पड़ेगा, और प्री पोल भी कर सकते हैं. अगर आपने अपना तय कर लिया, आप अनडिसाइडेड वोटर्स में नहीं है, तो शायद आप वो भी कर सकते हैं. और इसमें 3 अक्टूबर से आप प्री पोलिंग ओपन होगी, और आप चाहें तो 3 अक्टूबर के बाद वोट दे सकते हैं. तो और इसके अलावा जो बातचीत करना चाहते हैं वो है कि रेफरेंडम की बुकलेट्स यस और नो केस की भी बाहर हैं, और वोटिंग जो है कंपलसरी है. जैसा कि पहले भी बताया, यहाँ पर वोट कंपलसरी है. आप हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि आप जो है वोट ना करें. और साथ ही साथ रेफरेंडम में आपको यस या नो लिखना है. यस या नो लिखना है साफ साफ. या फिर आप टिक भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकते हैं. और वोटिंग इस हर एक के लिए कंपलसरी है जो 18 साल से और ऊपर हैं, और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं. अगर आप नहीं वोट करते तो आपके ऊपर फाइन और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है. और अगर आप एक से ज़्यादा वोट करते हैं तो वो भी अपने आप में ऑफेंस है. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए. और इसके अलावा जो है कई जगह पोलिंग प्लेसेस खुले हुए हैं. अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो aec.gov.au पर आप जा सकते हैं, या फिर 132326 पर आप फ़ोन कर सकते हैं. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रेडियो मनपसंद एक हमारा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है. हम न यस और न नो को यहाँ पर ऑफिशियली सपोर्ट कर सकते हैं. हम लोगों के अपने व्यूज़ हैं, लेकिन रेडियो मनपसंद आपके लिए दोनों यस और नो के बारे में जानकारी ला रहा है. और आप अपना इसमें मत बनाइए, सोचिए, इसके बारे में समझिए. सोचना समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़रूरी वोट है. क्योंकि आप फैसला कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कोई आसान काम नहीं है, और आपके हाथ में ये पावर है, आपके हाथ में ये है. इंडिया का नाम इंडिया हो या भारत हो, आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन यहाँ पर जो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जब आप वोट देने जाएंगे. तो इसका ध्यान रखिए. तो इस पर मैं बातचीत आगे जारी रखता हूँ. एक दिमाग मेरे प्रश्न मेरे होता है कि जब हम बात करते हैं एबॉरिजिनल्स की जो इश्यूज़ की, जो बरसों से जो हो रहा है उनके साथ, और जो डिसएडवांटेज है वो सिस्टमेटिक है, इंट्रेंच्ड है. समहाउ क्या वॉइस एक मैजिकली ये जो है इश्यूज रिजॉल्व कर पाएगी? और ये भी ध्यान रखना है कि वॉइस एडवाइजरी बॉडी है, एक तरह की टूथलेस बॉडी है. तो ये किस तरह से ये परिवर्तन ला सकती है? शांति जी.
किशोर जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसका फर्क पड़ेगा, यही ना आपका क्वेश्चन था? हाँ, इसका जी। क्या इतने साल से ये हो रहा है कि आप ये वॉइस से फर्क पड़ेगा? बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, किस बहुत तरह कुछ से? फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको एक बताऊं, एक स्टडी किया हुआ है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। एक्चुअली दे हैव डन मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च, दे पब्लिश्ड 3 years ago कि when you're dealing with these matters of indigenous people, when you involve them in making decisions about what's good for them, often the success of the programs are very high compared to you make decisions for them. तो इसका काफ़ी कुछ साइंटिफिक स्टडी हुआ है। और so that's one example. So the idea of voice is that at the moment, जो डिसीजन लेते हैं, केन वाइट हु इज़ द फेडरल मिनिस्टर था, इंडिजिनस पीपल फ्रॉम लिबरल पार्टी, इन्होंने अभी ही हैज़ कोटेड इन दैट सेनेट कमेटी रिपोर्ट मैंने जो बताया था, ही इज़ गिवन सेवरल एग्जांपल जिसमें इंडिजिनस पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था एंड दैट अफेक्टेड देम। तो ये वॉइस जो होगा, उनको एक आवाज़ मिलेगा जो यू लिसन टू, बिकॉज इट इज़ एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका अलग पावर होता है, ठीक है? जैसा मैं बताऊं आपको, जैसा आपका इंडिविजुअल आप वॉइस है, मेरा वॉइस है, बट लेकिन हम कलेक्टिवली वी कम अंडर एन एसोसिएशन, वी टॉक अबाउट इट, पीपल पे अटेंशन, वी हैव अ कलेक्टिव वॉइस। तो ये जो वॉइस जो मिलेगी, तो उसका बहुत पावर होगा, उनका इन्फ्लुएंस होगा। तो उसका हैविंग दैट रिकग्निशन एंड दैट स्टेटस, दैट it will be factored in making decision both to the government as well as to the executive arm, ठीक है? तो ये जो रिसर्च इसका काफ़ी सपोर्टेड बाय दिस हार्वर्ड। और एक और रिसेंट एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, कोविड, हम लोग जानते हैं 2-3 साल हम लोगों ने सब परेशान हुए थे। तो उस टाइम में काफ़ी चिंता हुई थी कि अबोरिजिनल पीपल उनका जो हेल्थ इश्यूज हम जानते हैं ज़्यादा ठीक नहीं है होता है। तो पीपल वर वरीड अबाउट हाउ कोविड विल अफेक्ट अबोरिजिनल पीपल। तो व्हाट दे हैव डन, ऑल लेवल गवर्नमेंट्स, फेडरल, स्टेट, लोकल, सारे जो हैं, instead of making policies for them, they actually जाके पूछा उनसे, they have actually asked them how, so they let them make calls. So Aboriginal people have made the calls and they took, so सबसे ये साइंटिफिक पेपर पब्लिश हुआ है, इसका स्टडीज जो है। so सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट बाहर देखा हमने कोविड जनरल पॉपुलेशन में, हालांकि जो अबोरिजिनल पॉपुलेशन में नहीं था ऐसा, and the reason they have attributed in that paper is because that we've involved them. तो ये कैसे कहीं एग्जाम्पल्स हैं। तो एजुकेशन में भी आजकल बहुत हम लोग देखा, कार्ड सिस्टम भी था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, वो फेल हो गया। तो जो पॉलिसीज़ कैनबरा में यही बात हुई उनका कि पीपल पुश द आइडियाज़ फ्रॉम कैनबरा, दे डोंट वर्क, whereas दिस जो फोरम होगा इनका, तो इफ आइडियाज़ कम फ्रॉम देम, इट इज़ फॉर देम, डिज़ाइन बाय देम। सो इसका काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। अमरदीप जी? हाँ जी, अगेन शांति जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया हाँ। कोविड का एग्जांपल देके, क्योंकि कोविड में हमने एबोरिजिनल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया, उसकी वजह से हम उनके लिए अच्छा कर पाए। आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट एंड वी डिड नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर दैट. All we needed was a political will. The political will was there. We involved them. But on the contrary, if we do a hand-picked 24 people, SCS level band 3, making a Aboriginal Constitutional Committee, advisory body, whatever it is. So how do you think that's going to make a difference? और What पहले we wanted. एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि 24 ऐसा band नहीं, है। ऐसा भी नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं हाँ, होगा. yeah, So this ऐसा। is my point. ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा. जी। So ये दिस इज माय पॉइंट. हम्म। हाँ, और दूसरी बात ये है, वॉरेन मंडेन जो खुद एबोरिजिनल हैं, आपने मेरे ख्याल से उनका लिबरल एमपी का दिया था एग्जांपल. सो मैं दूसरे जसिंटा प्राइस का भी एग्जांपल दे सकता हूँ, which kind of tells you the community is divided. सो वॉरेन मंडेन खुद एक एबोरिजिनल है. उन्होंने कहा था कि ये इसलिए काम नहीं करेगा कि ये इंश्योर नहीं करता कि ग्रास रूट्स से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे. और वॉरेन मंडेन आगे कहते हैं कि I mean there is a current body which is a National Indigenous Australian Agency which has 1400 staff. If we can make them work the way they are supposed to work, and they can get from representation from the grassroots communities, this is what we want. I mean, if we can work successful COVID campaign without a constitution, just with a political will. और दूसरी बात है, अगर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
को आर्गुमेंट उसके खिलाफ देते हैं उनको कहा जाता है कि वॉइस के खिलाफ हैं। जैसे अभी एग्जांपल छोटा सा मैं देता हूँ, इंडिया में एक गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं पर्सनली उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसी पार्टीज हैं जो मेरी विचारधारा से तालमेल नहीं रखते हैं। पर इसका मतलब मैं इंडिया के खिलाफ हूँ? अगर मैं इंडिया गठबंधन से नहीं रखता हूँ कोई उसके साथ अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर, या मैं उनसे नहीं फॉलो करता हूँ, तो मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ। इंडिया मेरे दिल में बसता है, बट मैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ हूँ। सो इसी तरीके से आई थिंक जो वॉइस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो काउंटर आर्गूमेंट देते हैं उनको कहा जाता है कि वॉइस के खिलाफ है। आई थिंक दैट्स क्वाइट डेंजरस। और दूसरी बात है, इसको पोलिटिसाइज किया गया है। अभी मैं देख रहा था, इनफैक्ट लेबर पार्टी का जो नेशनल पेज है उसके ऊपर द फर्स्ट थिंग इज वॉइस, एंड they very clearly tell you say yes for a better future for aboriginals. And again, this is netagiri. This is what I think. You have to agree with that. We need representation. What you want, we will carry that and make that as well. दिव्या, हाँ जी, अमरदीप जी ने काफ़ी सारे पॉइंट्स रेज किए, तो मैं उस पे बात करना चाहती हूँ। पहले तो आपने मतलब शांति जी और अमरदीप जी दोनों ही ने कोविड के बारे में बातचीत की कि कोविड में इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन किया गया और फिर द प्रोस्पेक्ट्स वर गुड एंड द रिजल्ट वाज डिसेंट एज वेल। अमरदीप जी ने कहा कि इसके लिए वॉइस की जरूरत नहीं थी, ये पॉलिटिकल विल के मतलब इट हैपेंड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे ये करना चाहती थी। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जब बदलेगी तब ये मतलब इट्स नॉट गारंटीड कि फिर इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन की। अच्छी बात है। तो इसलिए ही ये जो वॉइस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात अमरदीप जी ने ये की कि वॉरेन मंडी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, तो विविधता हर एक कम्युनिटी में है। देयर इज नो होमोजेनस ग्रुप हु ऑल थिंक द सेम एंड हु ऑल वांट द सेम। वैसे ही इवन ऑन दिस टॉपिक, जैसे आपने कहा कि इंडिजिनस कम्युनिटी में भी इनके सोच विचार में विविधता है। आपने एग्जांपल दिया वॉरेन मंडीन, जसिंटा प्राइस और शायद लिडिया थॉर्प की कि वो लोग इस चेंज के ऑपोजिशन में हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडिजिनस लीडर्स एंड फिगरहेड्स हु आर इन फेवर? जस्ट टू नेम अ फ्यू, मेजॉरिटी है। हाँ, जस्ट टू नेम अ फ्यू: Kathy Freeman, Adam Goods, Patty Mills, Ash Barty, Buddy Franklin, and the list goes on. More than 2 polls किए गए थे फर्स्ट नेशंस पीपल में कि आप वॉइस के सपोर्ट में है या नहीं। तो एक पोल में 83% ने हाँ वोट किया, दूसरे पोल में 80%। So more than 80% of First Nations people agree and have asked for the voice specifically. In fact, between 2015 and 2017, कंसल्टेशन के लीड अप टू द उलूर स्टेटमेंट कंसल्टेशन किया गया था। तो मोर देन 1200 इंडिजिनस लीडर्स को कंसल्ट किया गया था थ्रू एन ओपन डायलॉग, और नियरली ऑल ऑफ देम अग्रीड एंड आस्क्ड फॉर द वॉइस। तो and this was done during a time when Liberal and National Party coalition was in power. तो you know, जब इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ही खुद ये मांग रहे हैं कि हमें वॉइस चाहिए, तो हम कौन है ना कहने वाले। बहुत अच्छा, बहुत So that again clearly decides that there are a lot of indigenous people who are against, and there were a few which I named which are against. Maybe it's 80-20, but we're still divided. Yeah. And everybody said yes to voice, but I know there's no proof or no evidence saying that they are happy with the constitution amendment as is. There are no evidences for that. Second thing is, वॉरेन मंडेन की बात नहीं है, जसिंटा प्राइस की बात नहीं है, बात है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रास रूट्स को इंश्योर करने की। I mean, we do not want a situation, again it's a lack of information, lack of detail. The problem is we do not want band 3 SCSs, 24 of them sitting and making a council, and we want the people who are true representatives of the community doing that thing. And again, my opposition is not to the voice. My opposition is to sign a check which is a blank check with ambiguous statement. So पार्लियामेंट डिसाइड नहीं कर सकती, आप कह रहे हैं कि बैंड दिस हैज नॉट बीन येट डिसाइडेड। वहाँ पर जब आर्ग्यूमेंट होगा किस तरह से ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, और उसमें सारी पार्टी सारे स्पेक्ट्रम्स का भी ध्यान रखा जाएगा। शांति जी? नहीं, मैं कह रहा था, अमरदीप जी ने 4 बार कहा है ये बैंड 3। दिस इज एग्जैक्टली, आई डोंट नो वेयर ही गॉट फ्रॉम। तो एक हैंड, ऑन वन हैंड इज सेइंग देयर इज नो इंफॉर्मेशन,
the other hand is filling misinformation. This is exactly what's going on, right? There is absolutely no band threes anywhere filling this. It's not handpicking. I just wanted to make that very clear. How Short can you answer. be so sure So about that it won't be one handpicked? hand you say there is no information. Now you go and fill the information with misinformation. No, this is what there is a No, there is a there's no scope. band three. There is scope in the The public language. service language है. It's not. It This- won't be any public servants will be sitting on band three जो आप कह रहे हैं. ये public service Okay. ranking है. I mean, तो अगर committee उसकी जो- बात If there is no information how the constitution how it will be composed, We've covered there that. We've there covered is that point. there is a scope of filling in with the band 3, filling in with the No. grassroots, That- filling in with band 1 and filling in with the prime minister's PA. No, you're लेकिन filling वो तो misinformation. parliament You're decide filling करेगी। misinformation. पार्लियामेंट डिसाइड करेगी So I am saying there is a scope. How is this misinformation? I am saying there is a scope of We talked filling. about it. Amardeep. अच्छा, दिव्या सिंह। The process. हाँ जी, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि बेसिकली अमरदीप जी का पॉइंट है वो ये है कि देयर इज नो Information इन्फॉर्मेशन, gap. इसलिए हमें पता ही नहीं है कि इस ग्रुप में कौन बैठेगा, कितने लोग होंगे। लेकिन शांति जी ने जैसा कहा, हमने इस टॉपिक को मतलब मेरे नज़रिए से वी एड्रेस दिस इश्यू। मैं और ये कहना चाहती हूँ कि जो होता आ रहा है वो अब मतलब वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट एनी मोर, क्योंकि दिस प्रोग्रेस हैज बीन सो स्लो। और जैसे आपका इनिशियल क्वेश्चन था किशोर जी कि how will the voice make a difference in practical progress in indigenous health, education, employment and housing वगैरह सब issues। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं और सोशल इश्यूज की तरह हम लेजिस्लेशन द्वारा इन सब इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं और सॉल्यूशंस को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इंडिजिनस इश्यूज यूनिक है जो हमारे पॉलिटिशियंस समझ नहीं सकते पूरी तरह से, और उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को ट्रस्ट की जाए या नहीं की जाए, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ टू शो कि without consulting Aboriginal and Torres Strait Islander people, without consulting Indigenous Australians, हम उनके बारे में लॉज पास नहीं करे तो बेहतर है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। द नॉर्दर्न टेरिटरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जिसको एंटी इंटरवेंशन के नाम से जाना जाता है, that was implemented by the Howard government in 2007, and it was specifically set up to address child abuse and domestic violence in Indigenous communities. Parliament passed many laws affecting just Indigenous communities that included restrictions on alcohol, changes to welfare payments, acquisitions of land, a large increase in budgets for law enforcement and child protection. ये सब laws सिर्फ और सिर्फ Indigenous communities पे लागू थी। So that was when a government tried to make laws for Indigenous people, for their betterment, without consulting Indigenous Australians, और उसके real life effects detrimental थे। Many more Aboriginal children were forcefully removed from their family and their culture. Some Aboriginal community leaders इसको the second stolen generation कहते हैं। The intervention saw an increase in youth suicide and a huge spike in self-harm. Restrictions on courts considering Aboriginal culture, custom and law in bail and sentencing decisions occurred, and it continues even today. The number of Indigenous people in prison has exploded since the intervention, with Indigenous youth and women making up more than 80 to 90% of inmates in the Northern Territory. और ये सब laws क्यों बनाए गए थे? फैमिली वायलेंस को एड्रेस करने के लिए। एक्सट्रीम रेट्स ऑफ फैमिली वायलेंस सो नो चेंज, देयर हैज बीन नो डिक्रीज। अंत में ये सभी लॉज रिपील या अमेंड हो गए, और जो ओरिजिनल लॉज थे उनमें से ऑलमोस्ट नन रिमेन अनचेंज्ड। इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि इंडिजिनस कम्युनिटी एंगेजमेंट बगैर जब नॉन इंडिजिनस लोग लॉज बनाने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस लोग को अफेक्ट करते हैं, भले उनकी भलाई के लिए हो, इट डज नॉट वर्क। हम उनकी परिस्थिति को ज्यादा खराब करते हैं। जो ये वॉइस की बात चल रही है, इस बॉडी का रोल बहुत अलग है पॉलिटिशियंस के रोल से। वॉइस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट से अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और वो खुद कानून नहीं बना पाएगा। रादर इट वुड इनेबल इंडिजिनस कम्युनिटीज टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन and partner in the development of laws and policies made about them. It would enable Indigenous communities to be heard in their own affairs. So
हाँ, मैं इस पॉइंट से आपसे एग्री करती हूँ कि वॉइस सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, उनके पास कोई रियल पावर नहीं है कानून को बनाने का या बदलने का, लेकिन वॉइस के द्वारा हमारे पॉलिटिशियंस को वो इंसाइट मिलेगी जिसकी पहले कमी थी, थ्रू गिविंग अस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग नजरिया, and advice and insight straight from the affected people themselves. The voice has the potential to have a formidable impact on the policies we make to address issues like poor indigenous health, lower literacy and employment rates, and indigenous housing issues. That's cool. Okay, I बहुत think passionate है. I mean, I appreciate Divya's passion. Actually, I agree with Divya 101%. We need Aboriginal involvement in the decision making. For the Aboriginals. Again, now one small thing is we don't know the scope of that involvement. It can be हर ऑस्ट्रेलियन की लाइफ को ऑस्ट्रेलिया का सबमरीन प्रोग्राम है वो इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग एबरिजिनल्स. विल दे हैव वॉइस ऑन दैट? पार्किंग है लॉट, एम्बेसी, आई मीन एबरिजिनल एम्बेसी के बाहर पार्किंग लॉट है, उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है बिकॉज पीपल कम एंड सी देम. Will they have voice in making those laws? It doesn't say that it will have the scope which is limited to their health, welfare, education, life expectancy and all those things. But I agree. Now, second thing is it an advisory body? I mean, if I'll just read a statement which is one 30-second statement. There are currently hundreds of indigenous representative bodies, all levels of government, along with National Indigenous Australian Agency, which has 1,400 staff. Centralized voice, which will be the outcome of this voice referendum. The needs of regional and remote overlooks the needs of regional and remote communities as a national voice. Because I mean, if we cannot listen to the recommendations of these 1,400 people, I mean, who kind of bounds us to listen to these 24 people when they are just they are an advisory body? Same, we need similar things for the multicultural bodies. We want multicultural voice to decide how the parent visa should work, how the dependent parent visa should work, how the old age homes, multicultural, the cultural focused old age homes should work. We need a voice in that, but we don't need constitutional amendment. We need political will. We need a body which is a bureaucratic body or which is a representative body which can give advice on that. सॉरी, मैं सिर्फ एक पॉइंट फिर से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि अमरदीप जी ने कहा कि इसके स्कोप के बाउंड्स नहीं है, हमें पता नहीं है कि पार्किंग लॉट में वो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. अगर शेयर मेरे राय में अगर शेयर की जाए तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन इस प्रपोजल में स्पेसिफिकली ये लिमिट की गया, मतलब it's been limited that the Aboriginal and Torres Strait Islander voice may make representations to the Parliament and the executive government on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. तो वो सिर्फ और सिर्फ इन matters में this is exactly where I started, because the submarine program affects the life of each and every Australian, including Aboriginals. What prevents them, this particular constitutional body, not to give their opinion on that? And isn't it going to cause a delays or unnecessary intervention in the governance process? No, absolutely not, Amardeep ji. Absolutely not. दो बातें कहूँगा, but then I'll go back to Divya's point. She was very passionate about the issues. So first, let me address the point he raised. So the system we have, the democracy we have, is a beautiful thing, right? If you think of it, it's like 4 pillars, right? There is a media, there is a parliament, there is a government, executive arm, and there is judiciary, right? He talked about, what happens if they say submarine program, will it stop? They can make a request that. They can ask for Sydney Airport. They want, if there is a voice, they'll say, मुझे Sydney Airport चाहिए, हमारा वो ancestral land है, जो भी है, ठीक है? They can make that. But we have checks and balances in the system. They will look at that request. So like any other thing. So a lot of people will ask a lot of things, right? You won't get that. The government of the day will make the decision prevailing, looking at the merits of the program. They will look at that in that particular case. They look at the broader security aspects, national interest, and they will say for these reasons, we will not give. But at least they have a voice. They are appealing to the government. It is listened to. अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है. Let me come back to the other point Divya made. Quite a few. It's very depressing, the list in Northern Territory.
So the point of this is that we tried few things, but what the voice, 80% of the Aboriginal people who are in the Uluru statement, what they are saying is, give us an opportunity to take the responsibility. हमें जिम्मेदार लेना है, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हैं? Later on, I won't feel guilty, depressed. At the moment, I feel, look, all these भ्रष्टाचार कह सकते हैं, atrocities we have done, right? अमरजीत ने और भी कहा है कि हमको वॉइस चाहिए, मल्टीकल्चरल का वॉइस चाहिए, ये वॉइस चाहिए. Yes, we don't need a voice in the constitution because we have not been subject to the atrocities that were subject to them. It is their land. We didn't steal our land. Indians were not here, Italians were not here. We don't need voice. This often comes up in my communication, in my discussion with my friends everywhere. Oh, we should have an Indian voice, Italian voice. I'm sorry, no. We've all come here. We're not subject to that. Your children are not stolen from you. You have not been killed. Your land has not taken. Not only land taken, but also never recognized. You never acknowledge. Our constitution says terra nullius. हम लोग कहते हैं किसी no man's land. We know the people have been here for 65,000 years. This has been scientifically proved. The radiocarbon dating जो किया हुआ है, dating में जो caves में जो artifacts मिले हैं, people have been living here. तो जो उनका land हम लोगों ने grab किया है, this is the world's greatest land grab in the entire world, history of human race. ये सब हमारे साथ नहीं हुआ है. How can you compare वो जो उनका जो loss हुआ है हमारे voice के लिए? So मेरा, I think that answer that. So yes, कुछ भी, like I started the program having hope. This is about giving them hope. जिम्मेदार वो जब खड़े होकर पूछते हैं कि हमको एक मौका दीजिए, we want to take responsibility. Who knows if it fails? At least they are responsible. If it was successful, ऐसी बात नहीं कि pass and fail, but they will take the responsibility. How that details, all of that will come. But this is the beauty of the whole of the. Do you look at half glass empty or do you look at the half glass full? I think those, to me, end of the day, that's why I said in Dil Ki Baat Hai, I'm a person, I'll look at the half glass full. This gives them opportunity to make their life better. Why not? क्या जाना है? कुछ भी loss नहीं. इसमें किसी आम पब्लिक को कोई loss नहीं. And there is ample evidence that when Senate committee जो report करते हैं उसमें सारे members होते हैं. हर पार्टी के members होते हैं. They've agreed, they've released, they've recommended the wording of the. So we have to go by that. It's a proven, it's a official document that has listened to hundreds of people over 4 months, 3 months course करके. When they put it out, all these concerns are, so there's nothing to fear about. धन्यवाद शांति जी. मैं समय का थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ और समय की सीमा को आपका जो आपने बड़े अच्छे से समराइज किया यस का केस, एक तरह का क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं समझता हूँ. अमरदीप जी आप मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा जी. सबसे पहले आई थिंक I really appreciate what Shanti ji presented. He's I think given very good arguments. There was nothing vague, very very precise. But इन्होंने एक बात कही कि let's see that whether it fails or it succeeds. I think that is a dangerous thing when we are talking about the referendum and constitution amendment. It is an irreversible process. We cannot say that let's see it fails or it succeeds. So that's one thing. Nothing like fail, one thing. I'm just quoting your words. So second thing is. I am again emphasizing on the fact that we need all that Shanti ji has mentioned, but they deserve better. But will it give them better is the question. Will these three lines which are ambiguous, which are incomplete, which lack detail, will they give them better? And second thing is we need no yes campaign. We need no campaign. We need to tell the people what this can do, these three words mean. Give them in detail these three phrases of the constitutional amendment, what they say, or if possible, I mean it's too late for that. Give them more detail and let people decide. And there should be no political campaigns. You open a Labour Party page, first thing says vote yes. Why? I mean, if we have those signboards saying in the community association saying yes, this is not what we want. This is not what, and Liberal Party doesn't say that. But I am again, even if it says that, if it says that, I will be against that as well. Elizabeth Lee says that. Yeah, of course, because there should be a conscious decision, not a political party decision. Can make, are you so saying party should not make a position? We should say on these sensitive, conscious issues, parties should leave it to the people. It should be a conscious decision. I mean, again, I'll conclude by saying,
we need to get away from the netagiri which says I think this is right, you vote right. We should have प्रतिनिधित्व का राजनीति होनी चाहिए. प्रतिनिधित्व कहता है आपकी क्या राय है, मैं उस राय को उठा के पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा. Agree. धन्यवाद अमरदीप जी, बहुत अच्छे से आपने कहा. दिव्या. हाँ, maybe मतलब I'll just give a brief closing statement. पहले सिर्फ one clarification is कि मेरी राय में it is unrealistic to expect detail in the constitution because constitution में इतने detail में कोई भी provision नहीं है. तो ये सब detail as is usual and as is the usual process parliament तय करेगी. मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की इज्जत करते हैं, उनके इश्यूज को सीरियसली लेते हैं और उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस को वॉइस को टू पार्लियामेंट चाहिए और उनकी देखभाल के लिए ये एक ज़रूरी कदम है. मैं ऑडियंस से विनती करती हूँ कि आप खुद के लिए सोचिए. यस वोट मेरी राय में प्रोग्रेसिव है. हम बदलाव लाना चाहते हैं. इट गिव्स अस होप एज शांति जी सेड. इतिहास के पन्नों में आपको प्रोग्रेस, एकता और बदलाव के सपोर्ट में होना है या फिर आपको स्टेटस को मेंटेन करना है. अगर आपने आपकी राय, आपका वोट, लेकिन मेरी ये विनती है कि आप खुद के लिए सोचिए और खुद डिसीजन लीजिए. 14 अक्टूबर पे आपको वोट देना है, कंपल्सरी वोट है, तो हाँ या ना आपको डिसाइड करना ही होगा. बहुत अच्छा. धन्यवाद आप तीनों का. आपने दोनों पहलू जो यस और नो के पहलू बहुत अच्छे से पेश किए. आशा है कि हमारे लिसनर्स को इससे समझ में आया होगा. दोनों पहलुओं के जो है अब वो अपना फैसला कर सकते हैं 14 अक्टूबर को सोच समझकर. बी इंगेज्ड, बी इन्फॉर्म्ड एंड मेक अ राइट डिसीजन. यस या नो जो भी आप करें, लेकिन उसमें इंगेज कीजिए. और आशा है कि इस कार्यक्रम ने इन हमारे अमरदीप जी और दिव्या जी और शांति जी ने जिस तरह से ये पहलू पेश करे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किए और ये जानकारी लोगों के पास पहुंचाई. थैंक यू वेरी मच. Thank you so आइए much. फिर एक और गीत सुनते हैं और फिर जारी कर रखते हैं कार्यक्रम.